तो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, तो जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था कि द टेम्परेचर एट विच व्हेन rate of condensation and sorry when the temperature at which vapor pressure of liquid will be equal to pressure of atmospheric pressure, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहले समझ लो, एक हमने कंटेनर लिया, अब इस कंटेनर में हमने लिक्विड रख दिया, इस कंटेनर में हमने लिक्विड रख दिया, अब इसको हम फ्रीज करना स्टार्ट किए। तो फ्रीज करना जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें से कुछ लिक्विड आइस बनने लगेगा। एक ही बार तो पूरा आइस बनेगा नहीं, कुछ लिक्विड भी होगा और कुछ आइस भी होगा। तो इस आइस के बीच में और इस लिक्विड के बीच में, आइस के बीच में और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। दोनों के बीच में, यानी आइस और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। जिस टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, the temperature at which equilibrium will be established between liquid and ice, that temperature is known as freezing point। ठीक है, इसका डेफिनेशन ध्यान में रखना, the temperature at which the temperature at which equilibrium will be established the equilibrium will be established in between the equilibrium will be established in between liquid and solid ice। यानी लिक्विड और आइस के बीच में जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, या जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर का अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट बोले, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री पे आइस और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो ये बातें पहले नोट डाउन करो, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है। फ्रीजिंग पॉइंट विल डिपेंड अपॉन
नोट डाउन कर लिए? ओके, अब आगे ध्यान देना। फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन, पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर मान लो कि सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो तुम बताओगे अगर जिस लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो जल्दी से फ्रीज होगा या देर से फ्रीज होगा? अगर जिस सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जल्दी से फ्रीज होगा या देर से फ्रीज होगा? अर्ली, जल्दी से फ्रीज हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? लेस या मोर? बिल्कुल सही। तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? लिक्विड को हम बना रहे हैं सॉलिड, इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना है, और जब हमारे पास ऑलरेडी पहले से अट्रैक्शन है तो पास पास लाने में उसको हमें कम अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, यानी वो जल्दी से फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम सॉल्यूट के बारे में बात करें और सॉल्वेंट के बारे में बात करें और सॉल्यूशन के बारे में बात करें, सॉल्वेंट के बारे में बात करें और सॉल्यूशन के बारे में बात करें, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तो मुझे ये बताओ कि मान लो हमने एक वाटर लिया और उसमें हमने शुगर का सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, तो कौन किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा? विच है लेस फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कौन इजीली फ्रीज हो जाएगा और कौन बाद में फ्रीज होगा? बताओ। तो हम बोलेंगे कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट हैज लेस फ्रीजिंग पॉइंट देन सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट जल्दी से फ्रीज हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट मान लो वाटर का अगर मान के चलते हैं तो वाटर का 0 होता है, तो 0 से कम करना पड़ेगा। तो इस सॉल्यूशन में मान लो ये सॉल्वेंट 0 डिग्री पे हो रहा है, तो ये हो सकता है कि -2 डिग्री सेल्सियस पे हो। सॉल्यूशन हैज लेस नहीं, सॉल्वेंट हैज लेस। देखो मान लो हो सकता है कि सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर फ्रीज हो जाए
तो सॉल्यूशन फ्रीज होने के लिए -2 डिग्री लाना पड़ेगा। तो ये नहीं सोचना है कि ये कम है, ठीक है, ये नहीं सोचना है कि तो -2 कम, फ्रीजिंग पॉइंट इसका कम है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ये तो ज्यादा हो गया, ये माइनस में चला है, निगेटिव, निगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि 0 से कम है। तो ये बात को ध्यान रखना है कि ये इससे और क्या हुआ, अगर सॉल्वेंट का 0 है तो ये -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हुआ। नहीं, सही है, सॉल्वेंट हैज मोर फ्रीजिंग पॉइंट देन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का, ये मान लो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का 0 डिग्री होगा तो इसका -2 होगा, तो इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, यानी और डिक्रीज करता चला जाएगा। ध्यान देना, सॉल्वेंट हैज मोर फ्रीजिंग पॉइंट देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का और कम होता चला जाएगा। ये सॉल्यूशन का है और ये सॉल्वेंट का है। ये बात क्लियर हो गया। अगर वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होगा तो सॉल्यूशन हो सकता है कि -2 डिग्री पे फ्रीज हो, यानी वो निगेटिव में चला गया। तो सॉल्वेंट हैज मोर फ्रीजिंग पॉइंट देन सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट बात पे ध्यान देना, पहले 2 पॉइंट लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मान लो तीसरा, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? क्योंकि मान लो वाटर अगर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है, ठीक है, तो मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो -2 डिग्री पे फ्रीज होगा। एक में कंसंट्रेशन मान लो 3 मोलर है तो -3 डिग्री पे फ्रीज होगा। और एक पे अगर मान लो कंसंट्रेशन 5 मोलर है तो हो सकता है कि -4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो। इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। यानी कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होता चला जाएगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ता चला जा रहा था और इसमें घटता चला जाएगा, इसमें डिक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, इंक्रीज होता चला जाता था, और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता चला जाएगा। ये 3 पॉइंट नोट डाउन करना। ये बातें क्लियर हो गई। सबने राइट डाउन कर लिया?
अब लास्ट पॉइंट में विशेष ध्यान देना, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ने के लिए नहीं बोलना है, डिक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि ये जीरो से कहां जाएगा, नीचे की तरफ, अगर हम वाटर के रेफरेंस में ले तो। अब ध्यान देना, नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है या लिक्विड कोई है, वाटर भी ले लो, चलो वाटर ले लेते हैं, और हम इसका बना देते हैं सॉल्यूशन। हम इसका बना देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। कोई शुगर वगैरह का हमने एक्वस शुगर सॉल्यूशन बना दिया। अब मुझे ये बताओ कि वाटर में और शुगर सॉल्यूशन में किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, लिक्विड का होगा, वाटर का होगा या सॉल्यूशन का होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, विच हैज मोर फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर में और सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो देखो ज्यादा अगर देखना है तो वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। तुम आंसर सही बताते हो लेकिन उल्टा बोलने लगते हो। ये वाटर को मान लो, हमने 0 डिग्री पे क्या किया, फ्रीज किया, तो सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए निगेटिव में लेके जाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट में इधर बढ़ते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में पीछे भागते हैं। तो हम लिखेंगे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस बात को ध्यान रखना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही निगेटिव की तरफ जाएगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान देना, क्योंकि तुम समझते सही हो, बोलते सही हो, बस ये बताते गलत हो कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं और कम हो गया है, निगेटिव की तरफ भाग रहा है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम है। अगर ये 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है तो ये -2 डिग्री पे फ्रीज होगा। बातें क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान देना, क्लियर हो गया सबको। अब ये तो समझ में आ गया कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब कितना कम हुआ, तो हम लिखेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कमी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना कम हो गया। तो मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब निकलवा रहा था तो इलिवेशन मतलब बढ़ जाना और डिप्रेशन मतलब घट जाना, तो उस समय हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ करता था और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ करता था। तो हम इलिवेशन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लिखा करते थे। अब अगर मुझे डिप्रेशन निकालना है तो वाटर में से सॉल्यूशन को माइनस करूंगा या सॉल्यूशन में से वाटर को माइनस करूंगा, जल्दी से बताओ किसको में से किसको माइनस करूंगा, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस करूंगा या सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन को माइनस करूंगा। तो देखो इसका आंसर बिल्कुल 1-2 आंसर आया, श्रेया, श्रेया से श्रेया, तो बिल्कुल सही है। जिसका ज्यादा होगा
उसमें से कम वालों को माइनस किया जाएगा। यही वहां भी हमने बताया था, इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना, इसमें से किसको करना है, जिसका ज्यादा होगा उसमें से कम वालों को माइनस किया जाएगा ताकि निगेटिव ना आए। तो हम यहां लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, इसका ज्यादा है, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ज्यादा में से हम कम को माइनस करेंगे। क्या ये बातें क्लियर हो गई? ज्यादा में से हम कम को माइनस करेंगे, यही बात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताते थे। सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस करते थे क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करना है। और यहां ज्यादा किसका है? सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का क्या है? कम है, सॉल्वेंट में से इसको माइनस करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गया? ये दो बातें क्लियर हो गया। एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको पहले नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आगे बताता हूं कि तुम इस पे छोटे छोटे गलतियां कैसे करोगे। डायग्राम के साथ लिखना है और हर चीज लिखना है जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसलिए कि मैं तुम्हें कंफ्यूजन ना आए उसके लिए बता रहा हूं। नहीं तो ये कम होगा, वो ज्यादा होगा, ये करते बिल्कुल एक वर्ड में बोलना है, नहीं ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। अभी तक सबको समझ में आ गया? नहीं तो दोबारा बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा। क्या सबको क्लियर हुआ? नोट डाउन हो गया? अब ध्यान देना, ध्यान ये बात को देना कि क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम हुआ है, तो ध्यान रखना जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। यानी एक बॉक्स बना के फिर से लिखना क्योंकि इसी पे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब इस पे तुमसे कैसे भूलवाएगा? तुम चार सॉल्यूशन दे देगा और बोलेगा तुमसे कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो तुम ढूंढना कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा।
अब इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, तो ज्यादा उसका होगा जिसका कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, डिप्रेशन यानी डिफरेंस किसका ज्यादा है, डिफरेंस किसका ज्यादा है। तो अगर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिफरेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा। अब मान लो वाटर का 0 डिग्री है और यहां पर इतना डिफरेंस आ गया तो डिप्रेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डिप्रेशन यानी डिफरेंस, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम आएगा, अब कम आएगा तो सॉल्वेंट से यानी वाटर से जब हम कंपेयर करेंगे तो उतना ही डिफरेंस ज्यादा आएगा। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई, क्योंकि इस पे तुम लॉजिकल क्वेश्चंस गलत करते हो, कभी ये पूछता है तो कभी ये पूछता है, तुम कभी इसका जवाब देते हो तो कभी इसका जवाब देते हो, ये समझ में नहीं आता है कि हमें इसका जवाब देना है कि इसका जवाब देना है। तो ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम, और जितना कम फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही डिफरेंस यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर बाय द वे तीसरा पॉइंट ये है कि बाय द वे अगर हम यहां पर कंसंट्रेशन को इक्वल है तो हम जाएंगे नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंस 0 एक रेफरेंस पॉइंट मान लेना है 0, और जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही नीचे की तरफ जाएगा, निगेटिव जाएगा, तो डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अगर कंसंट्रेशन इक्वल हुआ तो हम नंबर ऑफ आयंस देखेंगे। तो ये वाला बॉक्स नोट डाउन करो सारे, तो मैं लिंक भर देता हूं, ये वाले सारे पॉइंट नोट डाउन करना, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट्स है इसी पे न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स नहीं, लॉजिकल क्वेश्चंस। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसपे हम न्यूमेरिकल्स, लॉजिकल न्यूमेरिकल्स हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, कभी वो पूछता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो कभी पूछता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो दोनों अलग अलग है, अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे ये कम होगा तो डिप्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा आएगा। इसीलिए लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कभी वो फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है तो कभी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। ये बातें क्लियर हो गई होगी।
तो अब हम आगे बात कर लेते हैं, सबने नोट डाउन कर लिया? आगे हम बात कर लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में अगर कमी आया है, डिप्रेशन आया है, तो कितना आया है? तो हमने बोला कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो अब हमारा टारगेट ये रहेगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है वो कितना आया है। तो मान लो हमने एक सॉल्वेंट लिया और यहाँ सॉल्वेंट प्योर वाटर है और यहाँ हमने सॉल्यूशन बना दिया, यहाँ हमने सॉल्यूशन बना दिया। ये हमने सॉल्यूशन बना दिया और ये हमने सॉल्वेंट लिया, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन बना दिया हमने, ठीक है। तो यहां का मान लो फ्रीजिंग पॉइंट, यहां का फ्रीजिंग पॉइंट मान लो टी नॉट है और यहां का फ्रीजिंग पॉइंट मान लो टी एस है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कितना की कमी आया, तो इसका ज्यादा है इसका कम है, तो हम लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर 0 डिग्री, 0 से क्या हो जाएगा, मान लो वाटर ही लिया तो ये 0 डिग्री से कम आ जाएगा, तो इसका ज्यादा होगा और इसका कम होगा, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिखेंगे डेल्टा टी और यहां लिखेंगे एफ। एफ वहां हम डेल्टा टी भी लिखते थे बॉइलिंग पॉइंट में, यहां हम लिखेंगे टी एफ। एफ रिप्रेजेंट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा टी एफ लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी टी नॉट माइनस टी एस, यानी दोनों का हमने डिफरेंस निकाल दिया, इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आगे हम बात करेंगे। अब ये ध्यान देना है, अभी अभी ये तो हमने डिप्रेशन देखा, अभी अभी हमने बोला कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, यानी उतना ही डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो हम लिखेंगे कि डेल्टा टीएफ यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही चेंजेज ज्यादा का आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स रहेगा 0 डिग्री, जितना तुम ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा आएगा। अब इस कंसंट्रेशन को हटाने लेने के लिए हम लेते हैं मोलालिटी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है और यहाँ हम हर बातें टेम्परेचर के रिगार्डिंग ही कर रहे हैं, इसलिए मोलारिटी नहीं लिया जाता है, मोलालिटी लिया जाता है, यानी डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ, अब यहां पर प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कांस्टेंट ले लेंगे केएफ, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट वहां बोलेंगे और यहां बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ, और यहां मोलालिटी के जगह पे लिख देंगे के एम, सॉरी एम, मोलालिटी के जगह पर हम लिख देंगे के एम। तो यहां पर डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू के एफ एम। तो के एफ के बारे में मैं आगे लिखवा रहा हूं, पहले ये सारे नोटेड डाउन करना। यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का तरीका, यानी न्यूमेरिकल्स इसी पे पूछा जाएगा। क्या ये बातें क्लियर हो गई? ये बातें क्लियर हो गया क्या? ओके, राइट डाउन करना, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट डाउन कर लिए? सबने नोट डाउन किया क्या? अब नेक्स्ट ध्यान देना, थोड़ा सा हम डेल्टा टीएफ के बारे में देख लेते हैं। सॉरी, केएफ के बारे में देख लेते हैं। केएफ तो लिखना केएफ के बारे में। केएफ जो है वो क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको हम और एक नाम से जानते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक, उसको हम बोलते थे इबिलियोस्कोपिक, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अगर हम डिफिनेशन दे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन 1 मोलर solution of a non volatile solute known as KF. When depression in freezing point in 1 molar solution of non-volatile solute is known as KF. अगर हम देखें यहां से KF, KF क्या लिख सकते हैं? KF इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये वाला इन 1 मोलर solution of non-volatile solute is known as KF. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर तुम इसका यूनिट लिखना चाहते हो तो यूनिट हो जाएगा केल्विन पर मोलर, केल्विन पर मोलर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ये बात रहा किसके बारे में? ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के रिगार्डिंग।
लिख लिए। तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि दो तीन फॉर्मूले, जैसे एक तो हमें न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए डेल्टा टी बी, सॉरी यहाँ टी बी नहीं है, टी एफ, टी एफ, वहां टी बी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक दो फॉर्मूला और लिखते हैं, तो राइट डाउन करना, के एफ इक्वल टू आर टी स्क्वायर अपॉन एल एफ इंटू 1000। और एल एफ जो होता है वो होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख लो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहां वेपोराइजेशन था, यहाँ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला हमने लिखवाया था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आर टी नॉट का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच एफ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहां पर डेल्टा एच एफ जो है वो हीट ऑफ फ्यूजन है, डेल्टा एच एफ जो है वो है हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये तुम्हें न्यूमेरिकल्स के लिए ज्यादा यूज नहीं आएगा, बट हमें डायरेक्ट याद रखना है दोनों को। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बातें क्लियर हो गया होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में तीन टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, ज्यादा हो गया। दूसरा पूछ लेगा कि डिप्रेशन किसमें ज्यादा आया, और तीसरा न्यूमेरिकल कितना ज्यादा आया, ठीक है। और केफ के बारे में पूछ लेगा। तो चार पांच क्वेश्चन यहाँ से राइज होते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। लिख लिए होगे। चलो अब नेक्स्ट हम बातें करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हम वाई एक्सिस पे प्रेशर लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट को हम टेम्परेचर कम किया कम किया कम किया, अब जाके ये फ्रीज हो गया। एक सॉल्यूशन लिया, इसको टेम्परेचर कम किया, ये जाके फ्रीज हुआ। एक और हमने हाईली कंसंट्रेटेड लिया और जाके ये फ्रीज हो गया। ये मान लेते हैं T2 है, ये हमारा T1 है, और ये अपना T0 है, और ये इसका प्रेशर है, ये इसका प्रेशर, और ये इसका प्रेशर है। यानी ये P0 है, P1 है और P2 है, यानी ये प्योर सॉल्वेंट है।
और ये सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन, और ये है सॉल्यूशन 2। ये है सॉल्यूशन 2, ये सॉल्यूशन 1, और ये प्योर सॉल्वेंट है। तो तुम देख रहे हो ये कि कंटिन्यूअसली टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से ये सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन 1 है, और ये सॉल्यूशन 2। तुम देख रहे हो कि ये कंटिन्यूअस टेम्परेचर कम हो रहा है, देखो कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, अब जाके यहाँ फ्रीज होने लग गया। इस टेम्परेचर पे ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसका, दिस वन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका टेम्परेचर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, ये जाके इस पॉइंट पे फ्रीज होने लग गया। तो दिस वन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1। इसका टेम्परेचर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, और ये जाके यहाँ फ्रीज होने लग गया इस टेम्परेचर पे। तो दिस वन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2, यानी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लो, अगर इसको लाइन को मिला भी सकते हैं तो इसको ड्रॉ करना। तो ये अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला समाप्त हो गया। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फिनिश हुआ। नोटेड डाउन हो गया? चलो नेक्स्ट, अब लास्ट वन जो हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 जो था वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हेडिंग लिखना अब, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हमारा मेन है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ध्यान देना, पहले हम समझते हैं ऑस्मोसिस क्या है।
तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए मान लो हमने एक कंटेनर लिया, ध्यान से समझना, मान लो हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर को सेपरेट किया हमने, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया जिसको हम बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां हमने लगाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो पहले इसी के बारे में हम जानते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, तो नाम से भी क्लियर हो रहा है, सेमी परमेबल यानी कुछ चीज को ये परमिशन देता है और कुछ चीज को ये परमिशन नहीं देता है। यानी ऐसा मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट को अलाउ करता है पास होने के लिए। एक फिल्टर टाइप है, जैसे हम चाय वगैरह बनाते हैं तो फिल्टर करने के लिए क्या लगाते हैं, जो हम चाय छानने वाला लगाते हैं, तो उसमें क्या करता है, जो चाय के पत्ती जिसका साइज ज्यादा होता है उसको अलग कर देता है और लिक्विड को अलग कर देता है। तो ये उसी तरह से ये फिल्टरेट करने के लिए होता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर ओनली सॉल्वेंट विल अलाउ टू पास, केवल सॉल्वेंट को पास होना अलाउ है, नॉट फॉर ओनली सॉल्वेंट विल अलाउ टू पास, नॉट फॉर सॉल्यूट। सॉल्यूट को पास होना अलाउ नहीं है, इसमें केवल सॉल्वेंट को पास होता है, सॉल्यूट पास नहीं होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल तो देखो एनिमल ब्लैडर, एनिमल ब्लैडर, एनिमल ब्लैडर जो होता है वो एसपीएम, इसको शॉर्टकट में हम एसपीएम भी बोलेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एनिमल ब्लैडर जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। पर्चमेंट पेपर जिसमें कि केवल सॉल्वेंट पास होता है, सॉल्यूट पास नहीं होता है। और कुछ मैन मेड होता है जैसे क्यूप्रिक, क्यूप्रिक फेरो साइनाइड, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN6, Cu2FeCN6। तो ये जो है इनऑर्गेनिक ये बनाया जाता है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ये जो एसपीएम है ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये एसपीएम को तैयार किया जाता है। बातें क्लियर हो गया होगा। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का तुम मीनिंग समझ लिए, केवल इसमें से सॉल्वेंट पास होता है, सॉल्यूट पास नहीं होता है। एग्जाम्पल एनिमल ब्लैडर, तो पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अपना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन, तो नोट डाउन करना इतना। किस क्लास का ये, किसका?
ये राइट डाउन हो गया सबका? नोट डाउन हो गया? अब ध्यान देना, ये रहा अपना एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें कि हम सॉल्वेंट को जाना अलाउ है, परमिशन है, बट सॉल्यूट को जाना अलाउ नहीं है। अब ध्यान दो, मान लो हमने इस कंटेनर में हमने प्योर सॉल्वेंट को रख दिया, यानी सॉल्वेंट के तौर पे मान लो हमने वाटर ले लिया, और इस कंटेनर में हमने मान लो शुगर का सॉल्यूशन ले लिया। इस कंटेनर में हमने शुगर का सॉल्यूशन ले लिया, ये एक्वस शुगर सॉल्यूशन है। अब ध्यान देना, इसका कंसंट्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, और ये लगा हुआ एसपीएम। तो होता क्या है, इसका कंसंट्रेशन कम होता है, इसका मतलब इसका तो ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो होता क्या है कि इस एसपीएम के थ्रू, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सॉल्यूट जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ से फ्लो होता है। सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट। तो हम बोल देंगे इसमें कि solvent will pass through SPM low concentration to high concentration। देखो, हर चीज हाई से लो फ्लो करता है, लेकिन एक ऑस्मोसिस जिसमें कि लो कंसंट्रेशन से हाई के तरफ फ्लो होता है। तो सॉल्वेंट विल पास थ्रू एसपीएम फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। that process is known as osmosis। that process is known as osmosis, यानी इसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ये तब तक फ्लो होगा जब तक इसका कंसंट्रेशन इसके बराबर ना कर दे। तो फ्लो लो कंसंट्रेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि जो हमेशा फ्लो होगा वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होगा। याद रखना, ये हर चीज हाई से लो होता है, हीट होता है चाहे एनर्जी होता है, लेकिन इसमें फ्लो सॉल्वेंट का फ्लो लो से हाई होता है। सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको विशेष ध्यान रखना है। और इस फ्लो को हम ऑस्मोसिस, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो क्या ऑस्मोसिस का डिफिनेशन समझ में आया क्या? When solvent will pass through semi-permeable membrane from low concentration to high concentration, that process is known as semi-permeable membrane। That concentration, sorry, solvent will pass through SPM
from low concentration to high concentration through semi permeable membrane is known as osmosis. ऑस्मोसिस। पेड़ पौधे जो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही करते हैं। और एक्वागार्ड वगैरह में जो पानी प्यूरिफाइड होता है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो अभी आगे बात करेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। क्या ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? सेमी पर दो चीजें मैंने बताया, एक एसपीएम बताया और एक सेमी परमेबल एसपीएम बताया और एक ऑस्मोसिस बताया। दोनों बातें क्लियर हो गया? लिख लिए। अब हम आगे बातें करते हैं। तो हमारा ऑस्मोसिस और एसपीएम समाप्त हो गया। अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पर अब ध्यान देना। अब इस फ्लो को रोकने के लिए जो इधर सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है, इस फ्लो को रोकने के लिए हम यहां पर बाहर से एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हम बाहर से एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, बाहर से प्रेशर लगाते हैं, यहां से हम प्रेशर डालते हैं और उतना ही प्रेशर डालते हैं कि ये सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए। तो इस सॉल्वेंट को फ्लो को रोकने के लिए हमें बाहर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है और जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं इसको रोकने के लिए उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रेशर which stop the flow of solvent through सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम। यानी रिक्वायर्ड प्रेशर टू स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम, उतना प्रेशर लगाना ताकि इस फ्लो को रोक दिया जाए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन समझ में आया क्या? रिक्वायर्ड प्रेशर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम, यानी जो प्रोसेस हो रहा था उस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, तो याद रखना यहां पर जो प्रेशर लगाया जाएगा इस साइड लगाया जाएगा, इस साइड नहीं। इस साइड लगा होगा तो और फ्लो होने लगेगा। इस साइड लगाएंगे ताकि इसके फ्लो को रोक दिया जाए। तो डायग्राम बनाने के साथ साथ लिखना है। तो दिस वन इज डिफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब नेक्स्ट हम बातें करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कितना होगा। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गया?
सबने लिख लिया? अब ध्यान दो ना, तो हमने 3 बातें यहां किया। एसपीएम क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ऑस्मोसिस क्या है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। बातें क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान देना, नेक्स्ट अभी न्यूमेरिकल्स आने के पहले थोड़ा सा हम लॉजिकल बातें कर लेते हैं। बात यह है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट ज्यादा क्या होगा, इसमें से सॉल्वेंट ज्यादा से ज्यादा पास होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इफ मोर concentration if more concentration of solution, more flow of solvent from low concentration to more flow of solvent, बस इतना ही लिख लेते हैं। मोर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा ये सॉल्वेंट पास होगा। अच्छा, जितना ज्यादा पास सॉल्वेंट होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जितना ज्यादा सॉल्वेंट पास होगा उतना ही हमें प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मोर कंसंट्रेशन मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। मोर कंसंट्रेशन यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही फ्लो ज्यादा होगा, और फ्लो ज्यादा होगा उतना ही हमें यहां प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा उस फ्लो को रोकने के लिए। मोर कंसंट्रेशन मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक, मान लो 2 कंटेनर हमने लिया और दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो हम जाएंगे आयंस पे। यानी अगर नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा है तो मोर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। जितना ज्यादा, अगर मान लो कंसंट्रेशन सेम है, एक और हमने लिया और इसका कंसंट्रेशन सेम है, तो हम नंबर ऑफ आयन चेक करेंगे। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस। ये बातें लॉजिकल क्वेश्चंस करने के लिए है। तुमसे पूछेगा कि बताओ किस ऑप्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन इक्वल है तो हम नंबर ऑफ आयन चेक कर लेंगे। तो इस बात को लिखो। तो ये हमने इस चीज को देखा कि कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है।
ये लिख लिए सबने, ये बातें सबने लिखा। अब आगे ध्यान देना। तो हमने यहां से 3-4 बातें सीखा। एक तो एसपीएम क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरा हमने देखा ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पास होते हैं। हम फ्लो को रोकने के लिए इधर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो प्रेशर लगाएंगे डायरेक्ट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद हम ये जानते हैं कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही फ्लो ज्यादा होगा, और फ्लो ज्यादा होगा तो उतना ही हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी मोर कंसंट्रेशन मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम बात इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि आखिर ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन, जैसे हम कितना प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कि पाई बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और ये भी होता है कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि हमने पीवी इक्वल टू एनआईटी में रखा है। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पीवी इक्वल टू एनआईटी। तो यहां से अगर पी निकालना है तो एन बाई वी आई टी। एन बाई वी याद होगा तुम लोग को, एन बाई वी यानी मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, सी, यानी कंसंट्रेशन आर टी। यहीं से देखो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जितना, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब दोनों को साथ में लेके और एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो पाई इक्वल टू सी, और एक कांस्टेंट आर ले लेते हैं, और ये टेम्परेचर टी है। तो पाई इक्वल टू हो गया सी आर टी। पाई इक्वल टू हो गया सी आर टी, जिसमें पाई को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और सी क्या है, सी क्या है, तो सी है कंसंट्रेशन। सी इज कंसंट्रेशन। टी क्या है, टेम्परेचर। और आर क्या है, गैस कांस्टेंट। आर इज ए गैस कांस्टेंट। तो पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हो गया सी आई टी। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हो गया सी आई टी, यानी कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। दोनों को एक साथ हमने ले लिया और एक कांस्टेंट लगा दिया आर, तो पाई इक्वल टू हो गया सी आई टी। तो दिस वन इज ए फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सी आर टी। पाई इक्वल टू हो गया सी आर टी।
सबने लिख लिया? ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।